नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा। आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं अंग्रेजों के भारत आने से लेकर के भारत में उनकी सत्ता स्थापित करने तक की पूरी कहानी को, कि अंग्रेज भारत देश में कब आए, कैसे आए, आने के बाद उन्होंने यहाँ पर व्यापार कैसे शुरू किया, व्यापार से साम्राज्य स्थापित करने तक की क्या क्या प्रक्रिया रही है, कौन कौन सी नीतियों का इस्तेमाल किया, कैसे किसी भी इलाके में युद्ध करने से पहले किन किन रणनीतिक चीजों का इस्तेमाल करते थे, इन सभी चीजों को इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब चूंकि चैप्टर काफी बड़ा था, इसलिए इस चैप्टर को हमने 4 पार्टों में डिवाइड किया है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के ये 3 वीडियोस आ चुके हैं एंड इन 3 वीडियोस के साथ में इस चैप्टर का लगभग 70% पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के इस पार्ट में अर्थात पार्ट 4 में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और कल डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 को। तो आइए, इससे पहले कि हम पार्ट नंबर 4 को स्टार्ट करें, एक बार पार्ट 1, 2 एंड 3 में हमने जो जो डिस्कस किया है उसको रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, ताकि पार्ट नंबर 4 जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें जो भी टॉपिक दिए गए हैं उनको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। अब इससे पहले कि हम इस क्लास को स्टार्ट करें, आगे बढ़ाएं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें, हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी की स्पेशल सीरीज चल रही है, जिसमें हम एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी इन 3 की क्लासेस अभी करवा रहे हैं। एंड जैसे ही इनमें से कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, हम साइंस को स्टार्ट कर देंगे एंड उसके बाद में बहुत जल्दी इकोनॉमी को भी हम करवाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। सभी की हमने प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। क्लास 6 से लेकर के 12 तक की जो भी क्लासेस चल रही हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, सभी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड इसके साथ ही साथ हम एनसीईआरटी के नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जिसे भी एनसीईआरटी के नोट्स परचेस करने हैं, हमारी क्लासेस सारी फ्री में आएंगी, प्रीमियम लेवल की। आप चेक कीजिएगा, इतना बेटर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन क्लासेस के जो नोट्स होते हैं उनके लिए हम पेमेंट चार्ज करते हैं। एंड बहुत ही जल्दी आप सभी के लिए ये सुविधा भी हम फ्री में उपलब्ध करवा देंगे हमारी वेबसाइट के माध्यम से। वेबसाइट पर कंटेंट आएगा, बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बट वहां पर पीडीएफ के रूप में नहीं होगा, आप जाकर के फ्री में सारा कंटेंट पढ़ पाएंगे। वो सुविधा भी बहुत ही जल्दी आ जाएगी। बट अभी अगर आपको एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर यहीं पर दिया गया है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स परचेस कर सकते हैं। 20 से 21-22 तारीख तक हम वेबसाइट अपनी आप लोगों के हवाले कर देंगे। उसके बाद में आप जैसे चाहो एनसीईआरटी को पढ़ो, नोट्स को डाउनलोड करो, टेस्ट दो, वहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमने पार्ट 1, 2 एंड 3 में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे, कौन कौन सी चीजें वहां पर पढ़ी थी, ताकि हम पार्ट नंबर 4 को बेहतरीन तरीके से समझ सकें। देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टाइम लैप दिया है, जिसकी मदद से जो हमारा चैप्टर का पार्ट 4 है, जहां से स्टार्ट होता है, आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं, अगर आपको ये 3 पार्ट के वीडियोस आपने पहले से देख रखे हैं, अदरवाइज रिवाइज कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने इन 3 बिंदुओं की मदद से कुछ बेसिक बातों को समझा कि अंग्रेज जब भारत देश में आ रहे थे तो उस टाइम पर मुगलों की सत्ता किस तरह से कमजोर पड़ी एंड किस तरह से अंग्रेजों ने भारत की राजनीति में कदम रखा एंड किस तरह से भारत के नवाबों को सत्ता से हटाया गया, भारत के आखिरी नवाब नवाब ने भारत के बादशाहों को, ठीक है, तो भारत के आखिरी मुगल बादशाह जिनका नाम था बहादुर शाह जफर, इनको भारत से कैसे बाहर किया गया, इन सभी चीजों को हमने पार्ट 1 में सबसे पहले इन 3 बिंदुओं की मदद से समझा। इसके बाद में हमने समझा, यहां से हमारा चैप्टर मेनली स्टार्ट होता है, जो मेन टॉपिक रहता है वो यही है, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो हमारे देश में कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है। सन 1600 में ये अपनी देश की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर पर इजाजतनामा हासिल करती हैं। उसके बाद में ये भारत में आती हैं व्यापार करने के लिए, और केवल अंग्रेजी भारत में व्यापार करने के लिए नहीं आए थे, देखोगे अगर तो इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी आई थी, और इनसे पहले हमारे देश में पुर्तगाली आए थे, फिर धीरे धीरे डच भी आ गए, इसके अलावा फ्रांसीसी भी आ गए। तो कुल मिलाकर के 4 व्यापारिक कंपनियां हमारे भारत देश में व्यापार करने के लिए आई थी। अब 4 की चारों व्यापारिक कंपनियां हमारे भारत देश में एक ही तरह की चीजें खरीदना चाहती थी। इस वजह से हमारी भारत में हुआ क्या, कंपटीशन क्रिएट हो गया, चीजों की कीमतें बढ़ने लगी। अब व्यापारिक कंपनियों को जो पहले मुनाफा मिलता था वो नहीं मिल पाने लगा, इस वजह से होने लगी इन लोगों के बीच में लड़ाइयों के चलते चलते अब देखो, हमारे देश में जो हमारे देश के शासक थे वो प्रशासनिक व्यवस्था को यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाए, वो अपनी मौज मस्ती
मस्ती में लगे रहे, ठीक है। हुआ यहाँ पर ये कि व्यापारिक कंपनियां खुद ही अपनी सुरक्षा करने लगी और खुद ही अपने नियम बनाने लगी। यहाँ पर बाजारों पर कब्जे होने लगते हैं एंड इसके अलावा लड़ाइयां बड़ी पैमाने पर होने लगती हैं। इसके चलते होता ये कि जब भी किसी एक व्यापारिक कंपनी को मौका मिलता था, वो दूसरी व्यापारिक कंपनी के जहाज को डुबो देती थी, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती थी या फिर माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती थी। अब जो हमारे यहाँ पर व्यापार नियमों के हिसाब से चलना चाहिए, वो हथियारों की मदद से चलने लगा और इस तरह से व्यापार से युद्ध की स्थिति पैदा होने लगी। अच्छा, इसके बीच में क्या है कि ये जो व्यापारिक कंपनियां थी, अपनी सुरक्षा के लिए चौकियां बनाने लगी, किलेबंदियां बनाने लगी। इसकी वजह से स्थानीय के शासकों के साथ में इनका टकराव भी होने लगा। इसे हमने बहुत ही व्याख्या के साथ में डिटेल में पार्ट 1 में डिस्कस किया है, आप जाकर के जरूर देखना, ठीक है। इसके बाद में हमने डिस्कस किया ईस्ट इंडिया बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री इन्होंने हुगली नदी के किनारे 1651 में लगाई थी बंगाल में, ठीक है। फिर इसके बाद में धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं और यहीं से ये क्या करते हैं, धीरे धीरे मुगल बादशाह औरंगजेब को मना लेते हैं कि भाई आप में शुल्क मुक्त व्यापार करने का हुक्म जारी कर दो, ठीक है। बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का एक फरमान जारी कर दो, ठीक है। इसके अलावा रिश्वत देकर के जमींदारी भी खरीद लेते हैं बंगाल में। इससे क्या है कि बंगाल के नवाबों के साथ में इनका थोड़ा सा टकराव होने लगता है। अच्छा, जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में बंगाल के जो शासक, बंगाल एक अलग रियासत के रूप में स्थापित होता है। फिर बंगाल के शासक इनसे कहते हैं कि भाई आप शुल्क चुकाकर व्यापार कीजिएगा, हम टैक्स फ्री व्यापार नहीं करने देंगे। इसके चलते क्या होता है कि इनका बंगाल के शासकों के साथ में और भी कई सारे नए नए राज्यों की स्थापना हुई थी, जैसे कि बंगाल है, हैदराबाद है, अवध है। इसके अलावा मराठाओं के अलग स्वतंत्र राज्यों का स्थापना हुई थी और भी कई सारे थे। तो इन सभी के साथ में इनकी टकराव होने लगे बड़े पैमाने पर। फिर इन्होंने सेना खड़ी की और फिर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो व्यापार से युद्ध की स्थिति कैसे क्रिएट होती है, इसे हमने पार्ट 1 में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। टकराव होने लगे औरंगजेब की मृत्यु के बाद। फिर इनका जो पहला युद्ध होता है वो सिराजुद्दौला के साथ में होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसे हमने आगे प्लासी के युद्ध में डिस्कस किया है पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट 2 में सिराजुद्दौला और कंपनी की तरफ से यहां पर लड़ाई की थी रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। 1757 में प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। ये पहला भारत में अंग्रेजों का पहला सबसे बड़ा युद्ध था और सबसे बड़ी विजय भी थी। यहां पर होता क्या है कि सिराजुद्दौला के एक सेनापति थे जिनका नाम था मीर जाफर। इन्होंने सिराजुद्दौला के साथ में दगाबाजी कर दी थी और दगाबाजी करते हुए अंग्रेजों की जो कंपनी थी, अंग्रेजों का जो मतलब रॉबर्ट क्लाइव की जो कंपनी थी, उनकी सेनाओं का साथ देते हुए युद्ध में भाग ही नहीं लिया था। ये सिराजुद्दौला के सेनापति थे, इनके पास में बड़ी सेना थी, इन्होंने युद्ध में भाग ही नहीं लिया, जिस वजह से सिराजुद्दौला की यहाँ पर हार होती है। हार के बाद में मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है। फिर क्या होता है कि मीर जाफर भी आगे चल करके कंपनी के साथ में क्या है कि आनाकानी करने लगता है। कंपनी चाहती थी कि उनको एक कठपुतली नवाब मिले, जो कि मीर जाफर मिल गया था, लेकिन मीर जाफर भी हमेशा कंपनी के साथ में बिल्कुल मतलब कठपुतली बनकर के नहीं रहा, तो इनको हटा दिया गया और हटा करके मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। फिर जब मीर कासिम इनके साथ में आनाकानी करने लगा तो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और इसमें मीर कासिम को राज्य से बाहर कर दिया जाता है और फिर से मीर जाफर को मीर कासिम को राज्य से बाहर कर दिया जाता है और मीर जाफर को फिर से यहां पर नवाब बना दिया जाता है। तो इस तरह से बक्सर का युद्ध होता है। दोनों ही युद्ध काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं। और फिर क्या होता है कि जब मीर जाफर की मृत्यु होती है 1765 में, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद में कंपनी ने निर्णय लिया कि अब वो खुद यहाँ के शासक बनेगी। तो अब कंपनी के हाथ में बंगाल की पूरी नवाबी आ जाती है, कंपनी बंगाल के नवाब बन जाती है, ठीक है। यहाँ के ये राजस्व संसाधन पर इनका पूरा नियंत्रण हो चुका था, ठीक है। अब जब बंगाल के ये नवाब बन बैठे तो उसके बाद में कंपनी ने किस प्रकार से, कंपनी के अधिकारियों ने इसका जश्न मनाया, ठीक है, किस प्रकार से बेहिसाब दौलत कमाई, उन चीजों को इन 4 बिंदुओं की मदद से यहाँ पर डिफाइन किया गया है, बताया गया है, जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। ये पार्ट 2 में आपको देखने को मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। एंड कंपनी का शासन कैसे फैलने लगा। अच्छा, अपने शासन को फैलाने के लिए इन्होंने बहुत ही सटीक रणनीति का इस्तेमाल किया, जैसे कि इसे आजकल आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए, अपने एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए। जैसे कि ये क्या करते थे, जब भी किसी राज्य पर इनको कब्जा करना होता था तो ये अपनी सेना को नहीं ले जाते थे। पहले क्या करते थे, वहां पर राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में रेजिडेंटों को तैनात कर दिया, डिटेल में इनके बारे में पढ़ा हमने। सहायक संधि थोप दी,
इसके बारे में भी डिटेल में हमने पढ़ा है। तो ऐसे मतलब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। आज आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हो, किसी एग्ज़ाम को देने जा रहे हो, तो डायरेक्टली उसकी तैयारी मत करने लगना। पहले सिलेबस को निकालना, देखना कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं एंड सब्जेक्ट के भीतर का सिलेबस कौन-कौन से हैं। भाई हर सब्जेक्ट का बहुत बड़ा सिलेबस होता है। हर एग्ज़ाम बहुत ही कम सिलेबस के अंदर से प्रश्न पूछती है, तो उसका थोड़ी-सी मेंटालिटी समझो कि कहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनता है, किन टॉपिक पे प्रश्न पूछा रहा है, कौन-कौन, जैसे कि इतिहास में अधिकतर प्रश्न आते हैं। अगर आप देखोगे तो जो आंदोलन वगैरह हुए, उनसे बहुत प्रश्न आते हैं, ठीक है? तो उन टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ो, ऐसे टॉपिक्स को चुनिंदा होते हैं, उनको हाइलाइट करो, ठीक है? कीवर्डों को हाइलाइट करो एंड उसके ऊपर तैयारी करो, तो इससे क्या होगा, आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से होगी। जैसा कि इन्होंने किया, ठीक है? हमें इतिहास से सीख लेनी चाहिए। इसके बाद में टीपू सुल्तान के की हमने कहानी को पढ़ा, जो कि कल की क्लास में हमने टीपू सुल्तान को डिस्कस किया था। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के साथ में 4 लड़ाइयाँ हुई थी। टीपू सुल्तान का जो राज्य था वो मैसूर था, ठीक है? टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली, ठीक है? टीपू सुल्तान की अगर राज की बात करें तो 1782 से लेकर के 1799 तक इन्होंने मैसूर रियासत पर अपना राज्य चलाया था, राजकाज चलाया था। और टीपू सुल्तान के बारे में एक बहुत ही विख्यात बात यह है कि इनको शेरे मैसूर कहा जाता था। शेरे मैसूर कहने के पीछे का रीजन जो था वो ये था कि इन्होंने ये अपने मित्र के साथ में जंगल में गए थे मंगल करने के लिए, वहां पर इनको शेर मिल गया, उनके साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़कर के इनकी जो बंदूक थी वो इनसे दूर हो गई थी, तो ये बंदूक नहीं चला पाए। फिर इनका जो हाथ में हथियार था, कटार था, वो भी गिर गया। फिर उन्हें खाली हाथ शेर से लड़ाई लड़ी। फिर इसके बाद में होता ये कि इनका कटार इनके हाथ में आ जाता है, फिर उससे शेर को मार गिराते हैं, इसलिए इनको शेरे मैसूर कहा जाने लगता है, ठीक है? तो इनकी भी कंपनी के साथ में 4 लड़ाइयां हुई हैं, ठीक है? 4 लड़ाइयां, जिनका जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पर दिया गया 1767 से लेकर के 69 के बीच में, फिर 1780 से 84 के बीच में, फिर 90 से 92 के बीच में, फिर 99 में। 2 लड़ाइयों में टीपू सुल्तान की जीत हुई थी, तीसरे में संधि हुई थी, चौथी में टीपू सुल्तान को मार दिया गया था, ठीक है? तो इस तरह से मैसूर पर भी अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, ठीक है? तो ये भी हमने पार्ट 3 में डिस्कस किया था बहुत ही अच्छे ढंग से। इसके बाद में मराठों के साथ में अंग्रेजों की जो लड़ाइयां हुई थी वो भी हमें देखने को मिलती हैं कि 4 यहाँ पर लड़ाइयां हुई थी। कितनी हुई थी? 1 मिनट। हाँ, 4 लड़ाइयाँ हुई थी टीपू सुल्तान की, इनकी मराठों की अंग्रेजों के साथ में, तो इनको भी हमने डिस्कस किया। अच्छा, मराठों की जो ताकत है वो 1761 में जब इन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी अहमद शाह अब्दाली के साथ में, तो इसी लड़ाई के साथ में मराठों की जो ताकत थी वो कम पड़ गई थी। फिर इसके बाद में मराठों का जो राज्य था उसे कई सारे क्षेत्रों में मतलब कई इनका पूरा का पूरा जो साम्राज्य था मराठों का, उसे कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में बाँट दिया गया था और एक पेशवा के अंतर्गत सारे के सारे राज्य आते थे। हर राज्यों की बागडोर किसी एक सरदार के हाथ में थी, जो कि एक विशेष राजवंश से आता था, ठीक है? तो इन यहाँ पर भी अंग्रेजों ने अपनी शक्ति को दिखाया और धीरे-धीरे मराठा साम्राज्य को भी ध्वस्त कर दिया। इनके साथ में 4 युद्ध हुए थे। पहला आंग्ल-मराठा युद्ध 1782 में हुआ था। ये साल बाई की संधि के साथ में खत्म हुआ था। इसमें कोई भी पक्ष नहीं जीता था। यहाँ पर मराठाओं की ताकत कम हुई थी। फिर दूसरा युद्ध होता है कुछ ही समय के बाद में 1803 से लेकर के 1805 के बीच में। इसमें होता ये है कि 1803 में देवगांव की संधि होती है। इसमें अंग्रेज मराठों का काफी बड़ा इलाका अपने कब्जे में कर लेते हैं। फिर 1817 से लेकर के 19 के बीच में तीसरा युद्ध होता है। तो यहाँ पर 3 युद्ध हमें देखने को मिलते हैं, 4 नहीं है, ठीक है? तीसरे युद्ध में होता ये है कि भाई मराठों की ताकत को कुचल दिया जाता है और जो पेशवा थे उनको पुणे भेज दिया जाता है पेंशन के ऊपर कि अब भाई आप जाओ, आप रिटायर हो गए, ठीक है? इस तरह से मराठों की ताकत को कुचल करके इन्होंने सर्वोच्चता का दावा किया। इन्होंने कहा कि भाई जो हमारी सत्ता है वो सर्वोच्च है। कंपनी ने दावा किया कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए सभी भारतीय राज्यों से ऊपर है। और उन्होंने कहा कि भाई हम किसी भी भारतीय रियासत को अधिग्रहण करने और करने की धमकी देने का अधिकार रखते हैं। इस तरह से इन्होंने अपनी नीतियों का इस्तेमाल किया, लेकिन इनकी नीतियां जो थी बेरोक-टोक बिल्कुल भी नहीं चली। हमारे यहाँ पर कई सारे इलाकों में इनका विरोध किया गया, जैसे कि कित्तूर की महारानी थी रानी चेन्नम्मा, इन्होंने विरोध किया, ठीक है? इन्होंने कई सारे आंदोलन किए। फिर 1824 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। इसके बाद इनका चौकीदार था, इसी इलाके का एक चौकीदार था, उसने विरोध किया और इस तरह से इनका विरोध चलता रहा, ठीक है? फिर 1830 तक आते-आते अगर आप देखोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभावों से काफी डरी हुई थी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैल करके इनको लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलते-फैलते हमारे भारत देश तक ना पहुंच जाए। अगर भारत देश तक पहुंच गया तो इनको यहां से भागना पड़ेगा, ठीक है? इसको लेकर के इन्होंने क्या किया कि जो हमारे भारत देश का उत्तर पश्चिमी इलाका था, जैसे कि अफगानिस्तान है जहां पर पंजाब देखने को मिलता है, तो यहां पर इन्होंने क्या किया, अटैक किया सिंध वगैरह के इलाके में,
ठीक है, कश्मीर वगैरह के इलाके में अटैक किया और वहां के इलाकों को अपने अंडर कर लिया और इस तरह से इन्होंने वहां पर भी अपना कब्जा करके हमारे भारत देश पर अपना नियंत्रण पूर्ण रूप से स्थापित कर लिया। फिर इसके बाद में इन्होंने एक विलय नीति को लागू किया। यहां से हमारा आज का पार्ट पूरे स्टार्ट होता है जिसे आज हमें डिस्कस करना है। 14 मिनट लग गए हमें पार्ट 1 2 3 इन तीनों पार्टों को फिर से एक बार समरी उसकी मतलब समझने के लिए, रिवीजन करने के लिए। अब यहां से आपका पार्ट 4 स्टार्ट होता है। एक एक करके हर एक टॉपिक को अब हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी तक तो हम भाई रिवाइज कर रहे थे, तो रिवीजन हमारा इतना तगड़ा होता है तो समझो एक्सप्लेनेशन कितना तगड़ा होगा अभी आपको देखने को मिलेगा। विलय नीति को हमें समझना है। सबसे पहले विलय नीति क्या रही है और किस प्रकार से है, तो इसमें एक दो पॉइंट दिए गए, समझते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि ब्रिटिश काल में अधिग्रहण की आखिरी बड़ी लहर यानी कि अंतिम बड़ी लहर 1848 से लेकर के 56 के बीच में गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। इससे पहले तो कई सारी इन्होंने अधिग्रहण की नीतियों का इस्तेमाल किया, जैसे कि हमने देखा था एक रेजिडेंट वाली नीति थी, उसके बाद में एक सहायक संधि वाली नीति थी, ठीक है। इसके बाद में अधिग्रहण करने की धमकी देने वाला सर्वोच्चता का दावा करके इन्होंने कई सारे इलाकों पर अपना अधिग्रहण करने का प्रयास किया, ठीक है। इसके अलावा अंतिम सबसे बड़ी नीति का जो उन्होंने इस्तेमाल किया था वो ये थी विलय नीति। ये सबसे बड़ी नीति थी एंड ये सबसे प्रभावशाली भी नीति थी, क्योंकि उस टाइम पर भारत के जो लोग थे वो केवल एक दूसरे के राज्य पर अटैक करके ही नियंत्रण स्थापित नहीं करते थे, बल्कि षड्यंत्रों के माध्यम से भी ऐसा होता रहता था। परिवार के अंदर से षड्यंत्र चलते रहते थे। तो अंग्रेजों ने इस चीज को देखा और इसको अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया समझो, यहां पर अभी हम बताते हैं। कहा जा रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने इस विलय नीति का निर्माण किया था। कब किया था? देखो, लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल रहा है 1848 से लेकर के 56 के बीच में रहा है। हमें केवल टॉपिक को, कहानी को समझना नहीं है, बल्कि टॉपिक से जितने प्रश्न भी बनते हैं उन प्रश्नों को भी पॉइंट आउट करना है और नोट कर लीजिएगा। तो प्रश्न यहां पर सबसे पहला बनता है कि लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक रहा है। तो 1848 से लेकर के 56 के बीच में ये भारत के गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है। तो उस समय पर भारत का जो सबसे बड़ा पद था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो गवर्नर जनरल का ही था। जैसे कि आज के टाइम पर राष्ट्रपति, तो उस टाइम पर गवर्नर जनरल, ठीक है। इसी तरह से तो लॉर्ड डलहौजी हमारे भारत देश के गवर्नर जनरल बने थे और इन्होंने अधिग्रहण की सबसे बड़ी लहर चलाई थी, ठीक है। इन्होंने अपने शासनकाल में क्या किया था? लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई थी जिसे विलय नीति का नाम दिया गया था। इस नीति के अनुसार यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, अर्थात लड़कियां तो 10 हैं लेकिन लड़का एक भी नहीं है, ठीक है। अगर उस शासक का कोई भी लड़का वारिस नहीं है, अर्थात किसी लड़के को उन्होंने अपना संपत्ति देने का अधिकार नहीं दिया है, लड़के को वारिस नहीं बनाया, तो उसकी संपत्ति हड़प ली जाएगी, यानी वह कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। ये इन्होंने विलय नीति बनाई थी। अच्छा, उस टाइम पर होता क्या था, जैसे कि 4 भाई हैं, ठीक है, 4 भाई हैं, 4 में से कोई एक बड़ा भाई राजा बन गया, तो परिवार के जितने भी लोग होंगे, ठीक है, क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि जो राजा है, राजा की कोई बेटा ना हो, और अगर बेटा हो गया तो उसे मारने पर तुले रहेंगे। ये षड्यंत्र चलते थे ताकि इनका बेटा राजा ना बन सके और ये अपने बेटे को राजा बना सकें। इस तरह के षड्यंत्र चलते रहते थे। जैसे कि आपने झांसी की रानी सीरियल में देखा ही होगा, हमारे यहाँ पर सीरियल काफी चला है, तो वहां पर भी ऐसे कई सारे षड्यंत्र चले कि भाई पुत्र को मार दिया जाए, ठीक है। फिर उन्होंने एक दत्तक पुत्र ले लिया था, अडॉप्ट कर लिया था, उसको भी मारने के कई सारे प्रयास किए गए। तो यहां पर क्या है कि इन्होंने नीति चलाई थी कि जो अडॉप्ट किया हुआ पुत्र है, आप उसे भी अपना वारिस नहीं बना सकते। अगर आपका स्वयं का पुरुष है, संतान है, ठीक है, अगर आपने स्वयं किसी लड़के को जन्म दिया है तो ही आप उसे अपना वारिस बना सकते हो। और इस नीति के अनुसार यह था कि अगर आपका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो आप उसे अपनी संपत्ति नहीं दे सकते, किसी लड़के को आप गोद नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये बहुत ही एक खराब नीति थी जिसे मैं कहूंगा, ठीक है। तो पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत कंपनी हड़प लेगी। इनका ये कहना था कि भाई जो उसकी रियासत का भूभाग है वो कंपनी के हिस्से का कंपनी का हिस्सा बन जाएगा। इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले इन्होंने सतारा 1848 में सतारा का विलय कर लिया, ठीक है, कि भाई सतारा के जो राजा हैं उनका कोई भी लड़का नहीं हुआ, ठीक है। इस वजह से जो सतारा है वो अब कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगा। एक बहुत ही वाहियात नीति को लेकर के आए जिस नीति का, लेकिन अंग्रेजों के लिए अच्छी थी, ठीक है। हम लोगों के लिए तो सबसे खराब थी। भाई हम अपने चाचा के लड़के को देना चाहते हैं, ठीक है, हमारा कोई पुत्र नहीं हुआ तो अपने चाचा के लड़के को देंगे, नहीं दे सकते यहां पर, ठीक है। इसके बाद संबलपुर 1850 में संबलपुर का अधिग्रहण कर लिया। वर्तमान छत्तीसगढ़, जो आज के टाइम पर जो छत्तीसगढ़ है, उसका उदयपुर राज्य था, ठीक है, इसका अधिग्रहण कर लिया 1852 में। फिर आगे चल करके झांसी का,
ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने काफी विरोध किया, लेकिन इसके बाद भी 1854 तक आते-आते इसका भी अधिग्रहण कर लिया। फिर धीरे-धीरे इन्होंने क्या किया, नागपुर का भी अधिग्रहण कर लिया 1853 में। 1856 में कंपनी ने अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया और ये तर्क दिया कि अवध की जनता पर नवाब कुशासन, ठीक है, नवाब के कुशासन से आजाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। इन्होंने कहा कि भाई जो अवध के शासक हैं, ठीक है, वो जनता पर क्या है कि कुशासन ढा रहे हैं, मतलब जनता को यहाँ पर सुविधाएं देने की बजाय जनता पर ये कहर ढा रहे हैं, जनता को सुख नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई अवध को अपने नियंत्रण में लिया गया और तर्क ये दिया कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजादी दिलाने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। अर्थात अवध के जो शासक हैं वो अवध के ऊपर बड़ा ही जोर आजमाते हैं और यहाँ पर कुशासन चलाते हैं, मतलब अच्छे ढंग से शासन नहीं चला पा रहे। इस वजह से इन्होंने अवध को भी नियंत्रण में लिया। परिणाम स्वरूप हुआ ये कि अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। अच्छा, 1857 का जो महान विद्रोह है इसे हम चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये केवल 1857 के विद्रोह के ऊपर ही आधारित चैप्टर है। अभी हम बस इतना बता सकते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था इसे सैनिक विद्रोह कहा गया था, सैनिकों का विद्रोह था, लेकिन सैनिक विद्रोह आगे बढ़कर के जन विद्रोह बदल गया, जन विद्रोह में बदल गया, ठीक है। और फिर इसी विद्रोह की वजह से आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत से बाहर कर दिया गया था और बाहर भेज करके विदेश में जेल भेज दिया गया था, ठीक है। अब यहां पर 3 नक्शे आपके सामने दिए गए जो कि भारत देश के, पहला नक्शा, ठीक है, दूसरा और तीसरा। इन 3 नक्शों में अंतर देख रहे हो, पहले नक्शे में रेड एरिया बहुत ज्यादा है, दूसरे में कम होता दिखाई दे रहा है, तीसरे में तो पूर्ण रूप से खत्म हो गया, मतलब बहुत कम हो गया है, बाकी है, ठीक है। अब यहां पर इन 3 नक्शों का अर्थ समझो क्या कहा जा रहा है। यहां पर जो पीला वाला क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला, ठीक है, ये ब्रिटिश एरिया है। इतने इलाके में ब्रिटिश साम्राज्य का इतना इलाका ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन है। जितना पीला वाला देखने को मिल रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। और जो रेड एरिया है, यहां पर इन क्षेत्रों को ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं किया गया था, ठीक है। ये इलाके ऐसे हैं जो कि ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे, यहां पर डायरेक्टली ब्रिटिश साम्राज्य का शासन नहीं चल रहा था। अब ये जो नक्शा है वो है 1797 का, 1797 का। 1797 में अगर आप देखोगे 1797 तक, तो भारत के बहुत बड़े इलाके में अंग्रेजों का नियंत्रण नहीं हुआ था। बहुत से छोटे इलाके में, जैसे बनारस है, कलकत्ता है, एंड ये तटीय हैदराबाद का जो तटीय इलाका है, ठीक है। देखो ये जो अगर आप कलकत्ता वगैरह देखोगे तो ये पहले भाग था किसका, बंगाल का, ठीक है। तो बंगाल पे तो इन्होंने नियंत्रण कर लिया था, बंगाल हो गया। एंड जो तटीय इलाका है ये थोड़ी बहुत इलाके हैं, ठीक है। तो थोड़े बहुत इलाकों में इन्होंने नियंत्रण अपना 1797 तक कर लिया था, ठीक है। अन्य इलाकों में इनके युद्ध चल रहे थे, रेजिडेंट वगैरह तैनात किए थे और भी कई सारी इन्होंने नीतियों का इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन 1840 तक आते आते अगर आप देखोगे तो भारत के बहुत बड़े इलाके में, देख रहे पीला वाला क्षेत्र कितना बदल गया, पीला वाला, ठीक है, कई सारे इलाकों में इनका डायरेक्ट नियंत्रण स्थापित हो गया, ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। और 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय तक आते आते अगर आप देखोगे तो ये लाहौर वाला इलाका पाकिस्तान में आज देखने को मिलता है, ये वाला पूरा इलाका, ठीक है। एंड ये उत्तर प्रदेश का आज के टाइम पर जो इलाका है, लखनऊ वगैरह। इसके अलावा अगर आप देखो तो काफी बड़ा इलाका हमें बिहार का भी देखने को मिलता है, इधर तरफ हमें देखने को मिलता है बंगाल का इलाका, ये इलाका पूरा का पूरा। ये देखो मैसूर रियासत पर तो इन्होंने कठपुतली नवाब बना कर बैठा कर रखे थे, पार्ट नंबर 3 में हमने डिस्कस किया। एंड इसके अलावा ये पूरा एरिया, तो भारत के बहुत बड़े इलाके में 1857 तक इनका नियंत्रण स्थापित हो चुका था, ठीक है। अब यहां पर आप एक चीज को समझ सकते हो कि देखो अंग्रेजों ने डायरेक्टली भारत देश के किसी भी राज्य पर अपनी सेना भेजकर नियंत्रण स्थापित नहीं किया, इन्होंने राजनीति चली हमारे भारत देश में और बहुत बड़े पैमाने पर राजनीति चली, कागज कलम लेकर के आए थे और उसी कागज कलम से भारत देश को जीत लिया, ठीक है। इसी तरह से और आप भी अगर चाहें तो कागज कलम के माध्यम से किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, बट हर एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको एक रणनीति बनानी होगी। जैसे इन्होंने रणनीति के माध्यम से भारत को जीता था, ठीक है भाई, कोई डायरेक्टली किसी देश का शासन थोड़ी ना था, एक कंपनी का शासन था। एक कंपनी जैसे हमारे की जियो कंपनी है, जैसे हमारे की टाटा कंपनी, इस प्रकार से कंपनी का। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है नए शासन की स्थापना। जब भारत देश के इतने बड़े इलाके पर इन्होंने नियंत्रण स्थापित कर दिया था, तो इन्होंने शासन किस तरह से चलाया एंड जिन जिन इलाकों में इनका नियंत्रण स्थापित होता चला गया था उन इलाकों में कैसे इन्होंने नियंत्रण संभाला, उस चीज को समझो यहां पर, ठीक है। तो इसके भी 3-4 पॉइंट दिए गए। पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, क्या नाम है इनका, गवर्नर जनरल है ये वारेन हेस्टिंग्स। और हाँ,
मैं फिर से कह रहा हूं, भारत में इस टाइम तक सबसे बड़ा पद जो था वो गवर्नर जनरल का ही था। जैसे हमारे यहाँ के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति, उसी तरह से ये थे वारेन हेस्टिंग, ठीक है, गवर्नर जनरल। इनका जो हमारे देश में शासनकाल रहा है 1773 से लेकर के 1785 के बीच में रहा है। इनके समय तक आते आते कंपनी ने न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल यहाँ पर कर चुकी होगा, ठीक है, कर चुकी थी। हाँ, कहा जा रहा है कि वारेन हेस्टिंग के समय में अगर आप देखोगे तो कंपनी न केवल बंगाल में बल्कि बंबई और मद्रास में भी अपनी सत्ता को हासिल कर चुकी है, अर्थात इन्होंने यहाँ पर इतने सारे इलाके में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। बंबई में, मद्रास में, ठीक है, और भी कई सारे इलाके थे, बंगाल है, ठीक है, बंबई मद्रास है, और भी कई सारे इलाकों में उन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया था। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे। प्रशासकीय इकाई बहुत ही बारीकी से समझो। जैसे आज के टाइम पर हमारे भारत देश में एक पूरा भारत देश है, ठीक है, जो कि एक राष्ट्रपति और एक मिनट, भारत देश में अगर आप देखोगे तो इस टाइम पर सबसे ज्यादा महत्व किसे दिया जाता है? प्रधानमंत्री को, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री पूरे देश को अपने चलाते हैं। इसके बाद में भारत देश को कई सारे राज्यों में डिवाइड किया गया। ये हमारा भारत देश है, ठीक है, जैसे कि एक मिनट हम ऊपर चलते हैं, ये हमारा भारत देश है। अगर हम भारत देश के किसी भी राज्य में कोई निर्णय लेने की बात करें, जो जिसको अधिकार है उसे प्रधानमंत्री को, ठीक है, प्रधानमंत्री पूरे भारत से संबंधित निर्णय लेगा, तो पूरा भारत देश प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। अब भारत देश को कई सारी इकाइयों में बांटा गया है, कई सारे राज्यों में बांटा गया, ठीक है, उन राज्यों में मुख्यमंत्री शासन करते हैं। भारत पर शासन कौन करता है? प्रधानमंत्री, ठीक है, और राज्यों में शासन कौन करता है? मुख्यमंत्री। इसी तरह से अगर आप अंग्रेजों को देखोगे, अंग्रेजों ने कौन कौन सी नीतियों का इस्तेमाल किया, तो ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे। जैसे कि आज के टाइम पर राज्यों में बटे हुए हैं, इसी तरह से प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, और इन प्रशासकीय इकाइयों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। आज के टाइम पर हम राज्य कहते हैं, इन्होंने इन्हें नाम दिया था प्रेसिडेंसी। क्या नाम दिया था? सॉरी, प्रेसिडेंसी, ठीक है, प्रेसिडेंसी, ठीक है, मैं थोड़ा सा नाम गलत पढ़ रहा था, प्रेसिडेंसी कहा जाता था, ठीक है, कहा जाता। उस समय 3 प्रेसिडेंसी जिन्हें प्रशासकीय इकाइयां कहा गया, बंगाल, मद्रास और बंबई, ये 3 देखने को मिलती थी, ठीक है, ये 3 थी। और कहा जा रहा है कि हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। आप फिर से थोड़ा सा समझो, अगर हम पूरे के पूरे साम्राज्य में जितने भी इलाके में ब्रिटिश साम्राज्य का फैला हुआ था, अगर पूरे के पूरे साम्राज्य में कोई निर्णय लेने की बात होगी तो वो निर्णय लेगा, कोई नीति बनेगी, कोई नियम बनेगा, तो वो बनाएगा गवर्नर जनरल, ठीक है। लेकिन जो प्रेसिडेंसी की बात की गई है, कि प्रशासकीय इकाइयों की बात की गई, जैसे कि भाई बंबई प्रशासकीय इकाई है, तो अगर बंबई के अंदर कोई निर्णय लेना होगा तो वो लेगा गवर्नर। हर प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर होता था, ठीक है, इसका शासन करता था गवर्नर। गवर्नर आज भी होते हैं, ठीक है, बट आज गवर्नर का जो काम है वो ये है कि भाई आपको ये देखना है जो मुख्यमंत्री है वो सही ढंग से शासन चला रहा है या नहीं चला रहा, ठीक है, बस यही देखना है, कानून सही से कानून का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन उस टाइम पर क्या होता था? गवर्नर ही शासक होता था, ठीक है, हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल के नीचे आता था गवर्नर, ठीक है, जैसे कि आज के टाइम पर सबसे ऊपर प्रधानमंत्री, फिर आते हैं मुख्यमंत्री, ठीक है। इसी तरह से उस टाइम पर क्या था? पहले गवर्नर जनरल, फिर आते थे गवर्नर, ठीक है। या हम बता रहे हैं आपको, थोड़ा समझो यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि 3 हैं ये प्रशासकीय इकाइयां, तो इसका एक गवर्नर होगा, इसका एक गवर्नर होगा, इसका एक गवर्नर होगा, और ये तीनों के तीनों गवर्नर एक गवर्नर जनरल के अंतर्गत काम करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए थे, जैसे कि न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार जो थे खास तौर से उल्लेखनीय में देखने को मिलते। अच्छा, एनसीईआरटी इस बात को कह रही है कि भाई वारेन हेस्टिंग ने कई सारे प्रशासकीय सुधार किए, ठीक है, जैसे कि न्याय के क्षेत्र में इनके सुधार जो थे वो काफी उल्लेखनीय है, हमें आगे पढ़ने को भी मिलेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये क्या है, ये हम तीसरे बिंदु में यहाँ पर अभी समझेंगे। अभी दूसरे बिंदु पर फोकस कीजिएगा, ठीक है, तीसरे बिंदु को मत पढ़ना वरना मजा किरकिरा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको टॉपिक को मजे से पढ़ना है तो पहले पॉइंट 2 को समझो। कहा जा रहा है 1772 में एक नई व्यवस्था के तहत उसने प्रत्येक जिले में 2 अदालतों, एक फौजदारी अदालत, दूसरी दीवानी अदालत, 2 अदालतों की स्थापना की थी। कौन कौन सी? एक फौजदारी अदालत, दूसरी दीवानी अदालत, ठीक है। दीवानी अदालतों के मुखिया जो थे यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे,
अर्थात दीवानी अदालत जो होगी वो क्या है कि दीवानी अदालत किसके अंतर्गत काम करेगी, यूरोपीय जिला कलेक्टर के तहत, जो कि आज का कलेक्टर होता है, ठीक है। ऐसे ही पहले यूरोप से आता था जिला कलेक्टर, ठीक है। पहले तो इसकी एग्जाम भी भारत में नहीं होता था, यूरोप से ही आता था और वो भारत के इलाकों पर राज करता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यूरोपीय जिला कलेक्टर के अंतर्गत आता था क्या, दीवानी अदालत, ठीक है। दीवानी अदालत का जो मुखिया होता था वो होता था यूरोपीय जिला कलेक्टर, ठीक है। याद रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट मिटा दे। आगे कहा जा रहा है कि इसके अलावा मौलवी, ठीक है, एक मिनट पेन ले ले, हाँ, मौलवी हिंदू पंडित, एक मिनट होते मौलवी हिंदू पंडित उनके लिए हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। कहने का अर्थ यह है कि भाई जो यहाँ पर दीवानी अदालत है, दीवानी अदालतों का मुखिया जो होता था वो यूरोपीय जिला कलेक्टर होता था और यूरोपीय जिला कलेक्टर के नीचे रह करके काम करते थे मौलवी और हिंदू पंडित। ये क्या करते थे, भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे इनके लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हमने फौजदारी अदालत की बात करें तो फौजदारी अदालतें अभी भी एक काजी, ठीक है, काजी अर्थात एक न्यायाधीश, न्यायाधीश मुसलमान समाज में काजी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो काजी और मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायाधीश जो कानून की व्याख्या करता है, ठीक है। काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी जिला कलेक्टर की निगरानी में काम करती थी। अब इस चीज को थोड़ा सा डीपली समझो। यहाँ पर देखो, ये जो हमारे यहाँ पर वारेन हेस्टिंग आते हैं, ये हमारे भारत देश के गवर्नर जनरल बनते हैं 1773 में। कब बनते हैं, 1773 में। और कब तक रहते हैं, 1785 तक रहते हैं, ठीक है। लेकिन इस गवर्नर जनरल बनने से पहले इन्होंने हमारे भारत देश में न्याय के क्षेत्र में जो सुधार किए थे उसको यहां पर बताया गया है। 1772 में इन्होंने एक नई व्यवस्था लागू कराने का प्रयास किया। श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, वारेन हेस्टिंग को श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, एक नई व्यवस्था भारत में लागू करवाई थी, जिसमें दो अदालतों की स्थापना की गई थी, एक फौजदारी अदालत, एक दीवानी अदालत। दीवानी अदालत के बारे में हमने बताया कि इसका जो मुखिया था वो जिला कलेक्टर होता था और हिंदू पंडित और मौलवी मिलकर के भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे और जिला कलेक्टर के अंतर्गत जो ये अदालत थी ये काम करती थी। अगर हम बात करें फौजदारी अदालत की, तो ये अदालत, इस अदालत का जो अगर हम बात करें तो इस अदालतें जो थी इसमें जो मुखिया रहता था या इस अदालत में जो न्याय वगैरह करता था वो काजी होता था या फिर कहें कि मुफ्ती। काजी और मुफ्ती के अंतर्गत जैसा मुगल साम्राज्य में चलता था उसी तरह से यहाँ पर भी उन्हीं नियमों को आगे बढ़ाते हुए काजी और मुफ्ती यहाँ पर इन्हीं के अंतर्गत फौजदारी अदालतों को चलाए गए। लेकिन काजी और मुफ्ती ये दोनों ही लोग, ठीक है, क्या करते थे, जिला कलेक्टर के निगरानी में लेकर के काम करते थे, ठीक है। ये इनसे बड़े नहीं थे, ना ही इनके बराबर थे, इनको इनके नीचे रखा गया था, जिला कलेक्टर के नीचे रहते थे और इनके नीचे रह करके ही काम करते थे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा, भाई 85 में ये यहाँ पर रिटायर हो गए थे और रिटायर होने के बाद जब ये इंग्लैंड वापस लौटे तो एडमंड बर्के नाम के एक व्यक्ति थे, इसने क्या किया था, वारेन हेस्टिंग पर बंगाल पर शासन सही ढंग से ना चलाने का आरोप जड़ दिया। इन्होंने कहा कि भाई आपने बंगाल का शासन सही ढंग से नहीं चलाया, ठीक है। और इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। अब आप कहोगे महाभियोग किसे कहते हैं। अब जो ये मुकदमा चला था पूरे 7 साल तक चला था। कितने, 7 साल तक चला था। अब इस मुकदमे को कहते हैं, इस मुकदमे के अंतर्गत होता क्या है, इस चीज को समझ लो थोड़ा सा। हाँ, तो महाभियोग जो था, एक मिनट पेन ले लें, हाँ, महाभियोग जो था जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि संसद का ऊपरी सदन, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो था ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, इसे संसद का ऊपरी सदन कहा जाता है। ये क्या करता था, उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाता था। कहने का अर्थ यही, जैसे कि महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वारेन हेस्टिंग पर, ठीक है। तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में यानी नीचे वाले संसद में क्या हुआ था, इनके खिलाफ दुराचार का आरोप लगा करके एक मुकदमा डाला गया, ठीक है। तो इनसे ऊपर वाला जो संसद था यानी कि संसद का ऊपरी सदन जो था उसमें इनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया, ठीक है, और इसे ही महाभियोग कहा गया, ठीक है। तो इसी को महाभियोग कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, हाँ देखो, इन्होंने एनसीईआरटी की जो यहाँ पर पहली लाइन दी जाए इसमें कहा जा रहा है कि इन्होंने भारत देश में कई प्रशासकीय सुधार किए, ठीक है। लेकिन तीसरे पॉइंट में यहाँ पर एक बात और कह दी गई कि जब ये यहाँ से भारत से वापस गए थे तो इनके ऊपर मुकदमा भी चलाया गया था, ठीक है। अब अगर हम मुकदमे की बात सुने तो इसका अर्थ ये है कि इन्होंने भारत देश में सही ढंग से शासन नहीं चलाया। लेकिन एनसीईआरटी की अगर हम माने तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि इन्होंने भारत देश में बहुत अच्छे काम किए। अब दोनों में क्या है क्या नहीं है ये आप दोनों ही लिख करके आना जब भी कहीं जाना, ठीक है। जब भी अगर एग्जाम में इस रिलेटेड प्रश्न आता है तो दोनों ही लिखना कि इन्होंने भारत देश में प्रशासकीय सुधार तो किए लेकिन जब ये यहाँ से बाहर गए तो इनके ऊपर मतलब जब यहाँ से लौटकर अपने देश वापस गए
इंग्लैंड, तो उनके ऊपर वहां पर एडमंड वर्के ने बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया था और संसद के ऊपरी सदन में इनके ऊपर महाभियोग लगा करके मुकदमा चलाया गया था। मुकदमा चलाया गया था जिसे महाभियोग कहा गया। ठीक है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्म शास्त्रों की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। भाई अगर हम ब्राह्मण पंडितों की बात करें, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है अर्थात उसने जितने भी सनातन धर्म के ग्रंथ हैं सभी ग्रंथों को पढ़ रखा है तो उसे हरा पाना नामुमकिन है। आप कहोगे ऐसा क्यों कह रहे हो? ठीक है, कहीं आप ऐसा तो नहीं कि भाई सनातन धर्म का यहाँ पर प्रचार कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। अब समझो इसके पीछे का रीजन क्या है। आप किसी भी समस्या को उठा लो, ठीक है, हर समस्या के 4-5 हल तो सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं उसमें मिल ही जाएंगे। हर चीज को, जैसे कि अगर हम एक समस्या जो कि हमेशा बड़ी रहती है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता हैं उनमें सबसे बड़ा देवता कौन है, तो कोई कहेगा विष्णु भगवान है, कोई कहेगा माता दुर्गा है, कोई कहेगा ब्रह्मा है, कोई कहेगा भगवान शिव है। प्रश्न का उत्तर सही नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर आप देखो तो कई अलग अलग अगर प्रश्नों के अलग अलग उत्तर कई सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन सभी का अर्थ अगर आप निकालोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सनातन धर्म में बहुत अधिक ज्ञान का भंडार है। ठीक है, एक प्रश्न का एक उत्तर तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, हर प्रश्न के कई सारे उत्तर होते हैं और कई सारे उत्तर आपको धर्म ग्रंथों में देखने को मिल जाएंगे। तो यही यहां पर बड़ी समस्या थी। जो ब्राह्मण हिंदू पंडित थे, समस्या जो ब्राह्मण पंडित थे वो धर्म शास्त्रों की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से क्या कर रहा है, अलग अलग शाखा कि भाई इस ग्रंथ में ये कहा जा रहा है, इस ग्रंथ में ये कहा जा रहा है, तो अलग अलग शाखाओं के हिसाब से जो भी स्थानीय कानून आता था, ठीक बनाया जाता था, उसकी व्याख्या कर देते थे। भाई अंग्रेजों ने कहा कि आज से ये कानून है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने धर्म ग्रंथों को उठाया और देखा कि इस कानून की व्याख्या ऐसे कैसे निकल सकती है कि वो हमारे पक्ष में रहे। ठीक है, और अपने पक्ष में जो व्याख्या निकलती थी उसी हिसाब से कहते थे कि भाई हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है, इस वजह से ये कानून ऐसा चलेगा, और अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर डालते थे। ठीक है, ये अंग्रेजों के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी थी। अब जब यहां पर ये बड़ी समस्या बन चुकी तो अंग्रेजों ने इसका हल निकालने का प्रयास किया। क्या हल निकाला गया इसको भी यहां पर समझो। अब अंग्रेजों ने क्या किया, इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंप दिया कि भाई अब आप एक काम करो, आप ही एक कानून बना दो। हम कुछ भी बनाएंगे अगर तो भाई आप उसकी मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकाल लाओगे और आप कहोगे कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा लिखा है तो भाई ऐसे से ऐसा होगा। तो इन्होंने कहा भाई आप ही कोई कानून बनाओ। ठीक है, तो 11 पंडितों को काम सौंपा गया कानून बनाने के लिए। फिर इसके बाद में चलकर क्या होता है, एन.वी. हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इन्होंने 11 पंडितों ने मिलकर कानून बनाया। फिर एन.वी. हॉलहेड नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजी में इसका अनुवाद कर दिया। ठीक है, 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। ठीक है, 75 में इनको काम दिया गया, 78 तक आते आते मुस्लिमों के जो कानून थे उसकी भी एक संहिता तैयार कर ली गई कि अगर कोई भी मुस्लिम व्यक्ति का यहाँ पर केस आता है तो उसको इन कानूनों को ध्यान में रखते हुए न्याय करना है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय 1774 में स्थापित किया गया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई अर्थात सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था और 1774 में इसे स्थापित कर दिया गया था। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजाम अदालत की भी स्थापना की गई थी, जिसे हम आगे चलकर के इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट मिलता है भारतीय जिला यहाँ पर सही नहीं लिखा है बट हम उसे आगे चलकर के सही कर देंगे, एडिट कर देंगे पीडीएफ में। तो भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। हाँ देखो आज के टाइम पर भी हम देखते हैं काफी अधिक ताकत होती कलेक्टर के पास में, बट उस टाइम पर जिला कलेक्टर के पास में सबसे बड़ा ओहदा होता था। ठीक है, जो पूरे जिले में उसका मुख्य काम क्या था इसको समझ लो। सबसे पहला काम था लगान और कर को इकट्ठा करना। दूसरा काम क्या था, न्यायाधीशों को मतलब न्यायाधीश का एक तो इनका अपना मुख्य काम था, जिसके अलावा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, इनके पास काफी काम था। आज के टाइम पर तो लगान वगैरह का काम मतलब नहीं रह गया है। ठीक है, इसका एक अलग ही सिस्टम चलता है, लेकिन उस टाइम पर ये बहुत बड़ा काम होता था लगान इकट्ठा करना, क्योंकि देखो सरकार की आमदनी मुख्य रूप से इसी से होती थी। तो लगान और कर इकट्ठा करना ये बहुत बड़ा काम था, ये जिला कलेक्टर के अंतर्गत आता था। इसके अलावा न्यायाधीशों, पुलिस,
अधिकारियों और दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना भी इन्हीं की जिम्मेदारी थी। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था। कलेक्ट्रेट जो थी ये इसका कार्यालय कलेक्ट्रेट में होता था और ये जो कलेक्ट्रेट है ये सत्ता और संरक्षण का एक नया केंद्र बन गया था। कलेक्ट्रेट आज भी होती है जहां पर कई सारे कानूनी काम होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। तो भाई अधिकतर चीजें अगर आप देखोगे तो अंग्रेजों के जमाना से वैसी ही चली आ रही हैं, हमें आज भी देखने को मिलती है। हमने ज्यादा परिवर्तन नहीं किया है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो हमारा जो कोट आज भी चलता है, हम काली ड्रेस पहन के जाते हैं। भाई क्यों क्यों पहन कर जाते हैं? हमारे पास का क्या और कोई कलर है नहीं जिसे हम पहन कर जा सके, बट आज भी अंग्रेजों के हम उसी नियमों को फॉलो कर रहे हैं और ब्लैक कलर की कोट पैंट पहन करके हम खड़े हो जाते हैं जाकर के, ठीक है। तो ये मूर्खता ही है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, ये अलग से हमने शब्द का रखा है, धर्मशास्त्र किसे कहते हैं? तो संस्कृत की ऐसी कृतियां जिसमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। जैसे कि एक हम आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं, जैसे कि मनुस्मृति होगी, हमारी गीता होगी, ठीक है। तो ये मनुस्मृति तो एक कानूनी ग्रंथ है, ठीक है, बट उसको भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। और हमारा गीता तो ज्ञान का भंडार है, ठीक है, उसको तो हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो भाई धर्म ग्रंथ इन्हें ही कहते हैं, ठीक है, जिसमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की गई हो। और ये धर्म ग्रंथ जो है ईसा पूर्व 500 वर्ष से पहले लिखे गए थे। अर्थात आज से अगर हम बात करें तो 2500 साल पहले, ठीक है, आज से लगभग 2500 साल पहले, 2500 2500 साल पहले इनको लिखा गया था। अगला पॉइंट मिलता है कंपनी की फौज। हाँ, हमने जैसे कि पूरी के पूरे चैप्टर में कई बार बात की है, कंपनी ने फौज तैयार कर ली, कंपनी ने सेना खड़ी कर ली। तो सेना इनकी कैसी थी एंड इन्होंने सेना को किस तरह से खड़ा किया, इसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। कहा इसके लिए 3 बिंदु दिए गए, 3 बिंदु के बाद 14 बिंदु जो है वो शब्द के ऊपर दिया गया। तो 3 बिंदुओं की मदद से समझते हैं। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार, क्या कहा जाए, शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में नहीं थी। समझो क्या कहा जा रहा है। देखो लोग कहते हैं कि भाई जिसके पास में ताकत ज्यादा होती है वो जीतता है, लेकिन यहां पर अंग्रेजों के पास में सैनिक ताकत इनकी असली सत्ता नहीं थी। अंग्रेजों की सैनिक ताकत जो थी वो इतनी अधिक थी ही नहीं। अंग्रेजों ने यहां पर अपनी रणनीति चल करके, राजनीति चल करके पूरे भारत देश को अपने कब्जे में लिया था, सैनिक ताकत से नहीं लिया था। ये कहीं भी मत लिख देना, ठीक है। अगर मुख्य रीजन देखोगे तो वो मतलब अपने नियमों को बना करके नियम के हिसाब से चले थे हर एक चीज को, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जब कंपनी हमारे भारत देश में है तो उन्होंने शासन और मतलब सुधार से संबंधित कई सारे विचारों को यहाँ पर लागू किया। जैसे कि अगर हम देखें तो महिलाओं की शिक्षा को लेकर के बाल विवाह को हटा दिया, विधवा विवाह चालू कर दिया, बाल विवाह को समाप्त कर दिया, ठीक है। इसके अलावा सती प्रथा को समाप्त कर दिया, महिलाएं पढ़ने लिखने लगी, ठीक है। और न्याय के संबंध में भी कई सारे काम किए। तो ये तो चीजें हमें देखने मिलती है। एजुकेशन के सेक्टर में हमारे यहाँ पर देखो इन्होंने काम तो किए, ठीक है, वो सही रहे गलत रहे पर इन्होंने हमारे यहाँ पर काम किए, ठीक है। वो देखो इन्होंने अपने अच्छाई को देखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर देखो शिक्षा व्यवस्था के बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट शिक्षा के क्षेत्र में काम किए थे वो जान लो, ठीक है। लेकिन इनकी असली सत्ता जो थी वो सैनिक ताकत में नहीं थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, हाँ मुगलों की अगर हम बात करें तो मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल थी। मुगल फौज में मुख्य रूप से घुड़सवार होते थे, ठीक है, घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित व्यक्ति और पैदल सेना, ठीक है। तो इनके पास में घुड़सवार और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। मुगल सैनिकों को तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था और साथ ही साथ तलवारबाजी का, कि भाई आप तलवार चलाना सीख लो और तीर कमान धनुष बाण चलाना सीख लो, ठीक है। सेना में सवारों का दबदबा रहता था, अर्थात जो घोड़े के ऊपर सवार होकर चलता था उसके पास में दबदबा रहता था, तलवार लेकर के, भाला लेकर के और भी कई सारी चीजों को लेकर चलता था। मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि देखो होता क्या था, पैदल सैनिक इनके पास बहुत कम थे, ये घुड़सवारों को ज्यादा रखते थे, ठीक है। इनको ऐसा लगता ही नहीं था कि भाई हमें पैदलों की ज्यादा जरूरत है। ये क्या करते हैं, और ये बहुत विशाल पेशेवर प्रशिक्षण, मतलब बहुत ट्रेंड पैदल सेना की इनको जरूरत नहीं रहती थी। इनका ये कहना था कि भाई हम घोड़े पर सवार होकर लड़ाई लड़ेंगे और घुड़सवारों की लड़ाई बहुत बढ़िया रहती थी, इनको ऐसा लगता था, ठीक है। और इन्होंने ऐसा ही, उस टाइम की भाई बात है, ऐसा इन्होंने किया। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी,
मतलब पहले क्या था कि आज के टाइम पर हम बिना क्या है कि उसके बिना किसी कारण के अपने पास कोई हथियार नहीं रख सकते, जैसे कि बंदूक वगैरह, ठीक है? लेकिन पहले ऐसा नहीं था, अंग्रेजों के आने से पहले ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ पर कोई भी, कितने भी, कैसे भी हथियार रख सकता था, ठीक है? तो जो किसान थे, उनके पास में हथियार रहते थे, तो सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया करा ही देते थे, ठीक है? तो जब भी मुगलों को जरूरत पड़ती थी, पैदल सिपाही इनको जमींदार मुहैया करा देते थे, क्योंकि जमींदार अपने पास में सैनिकों को रखते थे। इनको मतलब जरूरत पड़ती रहती थी इनकी, क्योंकि भाई कई इलाकों में जब भी ये राजस्व इकट्ठा करने के लिए जाते थे, तो वहां पर इन सिपाहियों की जरूरत पड़ती थी। इसके लिए ये अपने पास में सिपाहियों को रखते थे, ठीक है? और मुगल शासक जो थे, वो अपने पास अधिकतर घुड़सवारों को ही रखते थे, पैदल सेना बहुत कम रहती थी इनके पास में। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ठीक है, हुआ क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की, तो उसने भी यह तरीका अपनाया। क्या हुआ? 18वीं सदी तक आते आते तो अवध और बनारस जैसी जो रियासतें थी, उन्होंने किसानों को भर्ती करने लगे और उनको क्या किया कि सैनिक प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। यहाँ की रियासतों की बात की जा रही, ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं, यहाँ की जो रियासतें थी, रियासत के जो शासक थे, उन्होंने ऐसा किया कि भाई जो किसान थे, उनको अपनी सेना में भर्ती करने लगे और उनको ट्रेनिंग भी देने लगे। ठीक है? अच्छा, यहां तक आते-आते क्या हुआ कि अब सूरत धीरे-धीरे बदलने लगा। घुड़सवार की जगह पर सैनिकों को प्रशिक्षण ज्यादा देने दिया जाने लगा, पैदल सेना को। ठीक है? द ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की, तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय सिपॉय जो भारतीय शब्द सिपाही से बनाता, आर्मी, ठीक है? तो सिपाही से बनाता है, सिपॉय है, तो सिपॉय आर्मी कहते थे। ये भारत के सिपाही नाम के शब्द से ही बना है, सिपॉय, ठीक है? तो अंग्रेज जो थे, भारत देश के इन सेना को सिपॉय कहते थे, ठीक है? सिपॉय। 1820 के दशक से जैसे-जैसे युद्ध तकनीकें बदलने लगी, ठीक है? यानी कि 19वीं सदी में जैसे-जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती जा रही थी। धीरे-धीरे परिवर्तन आया। अब जैसे-जैसे बंदूक वगैरह की इजाद हो गई, ठीक है? का आविष्कार हो गया, तो कंपनी ने क्या किया? घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत को धीरे-धीरे कम कर दिया, ठीक है? मतलब इनको भर्ती करना कम कर दिया। इसकी वजह एक ये थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही जो थे, मस्केट, ठीक है? मस्केट पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक होती थी, जिसे मस्केट कहते थे। तो मस्केट, जिसे तोड़ेदार बंदूक भी कहते थे, और मैचलॉक शुरुआती दौर की बंदूक थी, जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। तो ये दोनों ही बंदूकें थी, अलग-अलग प्रकार की बंदूकें थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया? हाँ, 1 मिनट। हाँ, तो देखो, जो अंग्रेजों ने घुड़सवारों की जगह पर पैदल सिपाहियों को अपनी सेना में ज्यादा भर्ती करने लगे थे, उसके पीछे का एक तमाम रीजनों में से एक रीजन ये था कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में लड़ाई लड़ रही थी, तो वहां पर सिपाही जो थे, मस्केट और मैच लॉक से लैस होते थे, अर्थात इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते थे, इनसे लैस होते थे, इनको लेकर जाते थे, तलवारबाजी वगैरह वहां पर ही ज्यादा करते नहीं थे, ठीक है? कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था, और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। धीरे-धीरे क्या हुआ? कंपनी की सेना ने सिपाहियों की जो जरूरतें धीरे-धीरे बदलने लगी, ठीक है? बदलती सैनिक आवश्यकताओं को देखते हुए कि भाई अब अगर हम तलवार और भाला लेकर चलेंगे, घोड़े पर सवार होकर चलेंगे, तो सामने वाला बिल्कुल मतलब बैठ के बंदूक मारेगा और वो बिल्कुल माथे के बीचों-बीच लगेगी, पट से मर जाएगा व्यक्ति, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया? घोड़े पर बैठाना बंद कर दिया, पैदल चलाना शुरू कर दिया, ठीक है? और बंदूकें सभी के हाथों में थमा दी, ठीक है? तो पैदल टुकड़ी पर ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देने लगे, ठीक है? तो मस्केट किसे कहते हैं, मैचलॉक किसे कहते हैं, ये आप जान ही गए, ठीक है? अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। समरूप सैनिक संस्कृति, यही इनके विनाश का 1857 का जो विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह हुआ था, जिसे बाद में जन विद्रोह भी कहा जाने लगा, ठीक है? तो 1857 के विद्रोह के पीछे का मेन रीजन यही था, समरूप सैनिक संस्कृति। इसमें हुआ जाता कि सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब हुआ ये कि जब इन्होंने समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे ये, तो इसमें हुआ ये कि भाई जो सिपाही भारत में ये भर्ती करते थे, इनको यूरोपीय ढंग से, अर्थात अपने यहाँ के तरीके से प्रशिक्षण देने लगे, अभ्यास करवाने लगे और अनुशासन भी सिखाने लगे, ठीक है? अनुशासन सिखाने लगे। अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा नियंत्रित था,
ठीक है, जो सिपाही थे, इन सिपाहियों का जीवन पहले से ज्यादा नियंत्रित कर दिया गया था। इस कोशिश में कभी-कभी समस्या भी आ जाती थी। समस्या क्या आती थी? समस्या मेनली ये थी क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। ठीक है, अब भाई जैसे कि हमारे भारत देश में देखोगे तो बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं। ठीक है, अब आप उनकी जाति बहुत इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पर। भाई अगर आप देखोगे तो छूना भी, देखना भी मतलब ये लोग स्वीकार नहीं करते थे, इतना अधिक भेदभाव था। और आप उनसे कह रहे हो कि साथ में रहकर के अनुशासन में रहो, तो फिर तो भाई इनकी भावना हर्ट होंगी ही होंगी। इससे क्या हुआ कि भाई यहाँ पर ये इनके लिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस टाइम तक आते-आते क्या हुआ कि इनके लिए एक नासूर बन गया था धीरे-धीरे। अब इन्होंने क्या किया भाई, हमें इनको लगता था कि भाई हमें अनुशासन करना है, ठीक है? अनुशासन का पालन करवाना है, तो इसके चलते जाति और समुदाय की जो भावनाएँ थी, ठीक है, उनका नजरअंदाज कर देते थे। कैसे करते थे? इस चीज को हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यही मेन रीजन बना था 1857 के विद्रोह का। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम यहाँ कवर नहीं कर पाएंगे। एक पूरा चैप्टर दिया गया इसके ऊपर है, हम उसी में समझेंगे। अब इस पूरे चैप्टर का निष्कर्ष क्या निकलता है? ठीक है, अंग्रेज हमारे भारत देश में आए, राज किया, व्यापार से राज किया, गुलाम बनाए, फिर यहाँ चले गए। निष्कर्ष क्या निकलता है? तो दो लाइनों में बताया जा रहा है, ठीक है, दो ग्राफों में। पहले में कहा जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। प्रश्न खड़ा होता है, औपनिवेशवाद किसे कहते हैं? औपनिवेशवाद किसे कहते हैं? चैप्टर नंबर 1 में हमने एक्सप्लेन किया था। आज आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि औपनिवेशवाद किसे कहते हैं, औपनिवेशिक शक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आज आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न ये हम आपसे आज कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आप हमें बताओ कि औपनिवेशिक किसे कहते हैं, ठीक है, या फिर औपनिवेशिक बात किसे कहते हैं, इसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीकी के आ जाने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अभी तक ये नाव से आते थे, ठीक है, नाव से आते थे, मतलब नाव नहीं, मतलब जहाजों से आते थे, जिसमें मतलब क्या है कि इंजन वगैरह नहीं लगा होता था, हवा का रुख देख करके आते थे, जैसी हवाएं लेकर के आ जाएं। एंड हवा के अलावा ये मतलब और भी तरीके के इस्तेमाल करते थे, तो किसी न किसी तरीके से जहाजों से आते थे, बस उसमें इंजन नहीं लगा होता था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीकी आ गई। अब जब नई भाप तकनीकी आ गई तो इसके आ जाने से जो प्रक्रिया थी हमारे देश को गुलाम बनाने, यहाँ पर आने, यहाँ से जाने, इससे पहले क्या होता था कि अगर भारत से कोई समाचार ब्रिटेन भेजना है तो महीनों लग जाते थे, और ब्रिटेन से कोई समाचार भारत आएगा तो उसमें भी महीनों लग जाते थे। आगे के चैप्टर्स में हम समझेंगे इस चीज को भी कि किस तरह से महीने लग जाते थे। अब जब भाप तकनीकी का आविष्कार हो गया, तब समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में तब तक हाँ, जब तक इसका आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है, तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने का समय लग जाता था। वही कहा जा रहा है, अगर भाप तकनीकी का इस्तेमाल ना करें तो भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने का समय लगता था। ठीक है, अब क्या हुआ, भाप से चलने वाले जहाजों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। देखो, जिस यात्रा को तय करने में 6 से 8 माह का समय लगता था, महीने का, वो यात्रा अब केवल और केवल 3 हफ्तों में होने लगी। ठीक है, इसके बाद तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। ठीक है, बहुत ज्यादा अंग्रेज आने लगे व्यापार करने के लिए, अधिकारी आने लगे, बहुत सारे समाचार भी आने लगे। ठीक है, इसके अलावा पूरे के पूरे परिवार के साथ आने लगे। अब तो मतलब 19वीं सदी की शुरुआत से ही तो मतलब यहाँ पर सारा का सारा देश में उन्होंने बहुत तेजी से विस्तार किया। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63 कितने 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा नियंत्रण स्थापित हो चुका था, सीधा शासन स्थापित हो चुका था। कब तक? 1857 तक आते थे, हमने मैप में भी देखा है। ठीक है, और यहाँ पर भी देख लो, डायरेक्ट जो नियंत्रण स्थापित हुआ था भारत के 63% इलाके पर, और भारत की कुल आबादी के 78% लोगों के ऊपर कंपनी का सीधा नियंत्रण स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष शासन था, अर्थात वहां पर रेजिडेंट तैनात है या कठपुतली नवाबों को बैठा करके रखा है, अर्थात हमने उस इलाके को जीत तो लिया है लेकिन वहां पर संधि एक लगा दी, कोई ना कोई संधि कर ली थी। ठीक है, इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो ये हमें निष्कर्ष देखने को मिलता है कि धीरे धीरे भारत के ऊपर इन्होंने कब्जा पूर्ण रूप से कर लिया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस प्रकार से
व्यवहारिक स्तर पर हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो आज का चैप्टर में हमारे इतने ही टॉपिक थे। ठीक है, इसी के साथ में चैप्टर तो कंप्लीट होता है, बट जिन लोगों को हमारे एनसीईआरटी के नोट्स परचेस करने हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमारे एनसीईआरटी के नोट्स परचेस कर सकते हो। बिल्कुल यही पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। जो एक दो गलतियां बीच में मिस्टेक थी, टाइपिंग मिस टाइप हो गया था, वो हम करेक्ट कर देंगे। आप पीडीएफ परचेस कर सकते हो। ठीक है, एंड अगला चैप्टर जो हमारा रहेगा वो रहेगा चैप्टर नंबर 3, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। अभी हमने ये तो देख लिया कि भाई इन अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना लिया था, लेकिन गुलाम बनाने के बाद में शासन कैसे चलाया। ठीक है, कंपनी दीवान बन गई, उसके बाद में इन्होंने क्या किया, कैसे शासन चलाया। जैसे कि एग्जांपल के रूप में कंपनी की आमदनी के लिए क्या करते थे। ठीक है, खेती में सुधार की जरूरत हुई तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया। ठीक है, समस्याएं जब आई तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक नई व्यवस्थाएं बनाने, मतलब ये नई नई व्यवस्थाएं बनाने लगे थे। कौन कौन सी नई व्यवस्थाएं बनाई, मुनरो व्यवस्था क्यों बनाई थी, इसका अर्थ क्या था। इसके अलावा यूरोप के लिए फसलें ये भारत में ही करवाने लगे थे, तो कौन कौन सी फसलें करवाई थी, कैसे करवाई थी। भारत में नील खेती इन्होंने करवाई थी। तो भारत में जो इन्होंने अपना शासन स्थापित करने के बाद में यहाँ पर जिस प्रकार से साम्राज्य को चलाया, ठीक है, शासन कैसे चलाया, इस चीज को हम समझेंगे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, कल सुबह ठीक 8 बजे इसका वीडियो आएगा। अगर चैप्टर ज्यादा बड़ा रहा है तो इसे हम 2-3 पार्टों में कवर करेंगे। वैसे कोशिश करेंगे कि 2 पार्टों में मिनिमम इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। हाँ, 1 मिनट, आज से ही हमारे जो मेन चैनल है दृढ़ संकल्प, वहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी की क्लासेस ठीक 12 बजे। ठीक है, ठीक 12 बजे डेली पॉलिटी की क्लास आएगी। एंड कोशिश करेंगे कि आज ही से, अगर नहीं हो पाता तो कल से स्टार्ट कर देंगे। शाम को ठीक 7 बजे ज्योग्राफी की क्लासेस आने लगेंगी। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। अब क्लासेस धुआंधार आने लगी हैं और कुछ ही समय में हम हिस्ट्री की डबल क्लासेस करवाने लगेंगे हमारे इस चैनल पर। जैसे जैसे टाइम मैनेज होने लगेगा करवाने लगेंगे। और इसी के साथ में हमारी आज की क्लास में इतने ही टॉपिक थे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।